हेलो बच्चा लोग, दिस इज अभिषेक कुमार SRS। और आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री। इंतज़ार कर रहे होगे ना कि क्लास 10th का केमिस्ट्री कब स्टार्ट करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री। ठीक है। और 10th क्लास के बच्चों के लिए है, 9th क्लास से 10th क्लास में आ चुके होंगे। कोरोना की वजह से कुछ लोगों को तो एग्ज़ाम भी नहीं देने पड़े हुए होंगे, तो बहुत खुश होंगे कि ऐसे ही प्रमोट हो गए हैं। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उन और बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री से बहुत इरिटेशन होता है, बहुत डर लगता है। सर केमिस्ट्री नहीं, रिएक्शन नहीं होता है, फॉर्मूले नहीं याद होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, रटना पड़ता है। तो सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा आपको इस क्लास 10th की केमिस्ट्री में। नाम की ये क्लास 10th की केमिस्ट्री है, लेकिन यहाँ जब केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी एकदम बेसिक से पढ़ाई जाएगी, एकदम अच्छे से। ठीक है। केमिस्ट्री बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल डरना नहीं। और लेक्चर तो मिल ही चुका होगा कि 10th है इस बार, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, बोर्ड है, आखिरी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी तक जो थे जैसे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ बच्चों ने तैयारी भी कर लिया होगा कि हम इस बार बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे। तो चाहे वो बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया तो वो भी तैयार हो जाए। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री होता क्या है। देखो हम एकदम केमिस्ट्री होता ही क्या है। केमिस्ट्री होता क्या है आपको पता है। साइंस में 3 ब्रांच होता है, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है। देखो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसका स्टडी करता है, उसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करता है। और जो सब्सटेंस बनते हैं हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, उनकी कंपोजिशन के बारे में स्टडी करता है। उनको कैसे बनाया जाता है, उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी एनर्जी कैसे इंटरेक्ट करती है। ठीक है। उनमें कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं, उसमें कौन सा कंपोजिशन होता है, कौन से प्रोसेस होते हैं। तो ये सब हमारे केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है। आई थिंक केमिस्ट्री समझ गए होंगे। केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है कि मैटर कैसे बनता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, वो कैसे कंबाइन करता है दूसरे मैटर के साथ, और कैसे वो सेपरेट होता है दूसरे मैटर से। ठीक है ना। तो ये होता है केमिस्ट्री के अंदर। ये केमिस्ट्री की ब्रांच बेसिकली अगर कुछ स्पेसिफिक बोले कि हाँ कुछ ऐसा ही केमिस्ट्री का माहौल रहता है। तो इतना ज़्यादा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं, इतना बिल्कुल टेंशन वाला बात लेना नहीं। अच्छा केमिस्ट्री आप लोगों से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। आप लोगों से हम कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बस इतना उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा लेक्चर एकदम ध्यान से पढ़ो। ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज़ ध्यान से सुनो। तो आपने 9th में केमिस्ट्री पढ़ा होगा। ठीक है। 9th में आपने क्या क्या पढ़ा। 9th में एक चैप्टर था, आई थिंक मैटर इज अवर सराउंडिंग। ठीक है। मैटर अराउंड अस इज प्योर एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे थे। तो बेसिकली उसमें जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है टेंशन ना ले। 9th की केमिस्ट्री का जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा हम रिवीजन करवाएंगे। बस आप ये 10th का केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ें। इसमें आपके ज़्यादा नहीं, टोटल कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका केमिकल इक्वेशन। ठीक है। आपके ये तो सब पता ही होगा ना, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। दूसरा आपका है एसिड बेस। ठीक है। तीसरा है आपका मेटल नॉन मेटल। एंड चौथा है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड लास्ट 5th जो चैप्टर है वो है आपका पीरियोडिक टेबल। तो बहुत आसान चैप्टर है, किसी में कुछ भी नहीं है। देखो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये डील करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मेन केमिस्ट्री का अगर देखा जाए मेन चैप्टर बेसिकली, जिसमें रिएक्शन आप पढ़ोगे, कैसे होती हैं ये पढ़ोगे। ठीक है। तो इसी चैप्टर को हम पहले फोकस करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है हमारा। ठीक है। इसमें जो केमिकल रिएक्शन हम लोग ऊपर सीखेंगे उन्हीं को इसमें अप्लाई करेंगे। फिर मेटल नॉन मेटल,
क्या क्या होते हैं। फिर कार्बन, बेसिकली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आता है। केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं। देखो केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड वन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आप जब 11th में चले जाओगे तब आपको सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। अभी जैसे आप छोटी क्लासेस में साइंस एक साथ पढ़ते थे, अब केमिस्ट्री चेंज हुई है, तो बेसिकली ये केमिस्ट्री में आप 3 पार्ट पढ़ते हो, ठीक है। अभी क्लियर? तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। बहुत एकदम माता रानी का नाम लो, श्री गणेशाय नमः करो, अच्छी अच्छी कॉपी निकाल लो, एकदम नया 5 रुपए वाला पेन लाना, 3 रुपए वाला नहीं, ठीक है, उससे राइटिंग अच्छा आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगला मतलब केमिस्ट्री, और जिसमें हमारा पहला चैप्टर जो है वो बेसिकली क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से पहले हम अपने सराउंडिंग को ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे रोड जाते हैं तो रोड खुद रही है, बन रही है। घर में देखते हैं, फ्रिज खोलते हैं तो बर्फ़ बन रहा है, ठीक है, पानी से बर्फ़ बाहर निकालते हैं तो बर्फ़ पिघल रहा है, कागज़ जल रहा है, दूध फट रहा है, ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस देखते हैं। तो जो हमारे सराउंडिंग में प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, या जो चेंजेस होते हैं, तो जो चेंजेस, ये सारी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं, उनको हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 8th में या 9th 8th क्लास वगैरह में कहीं सुना होगा कि जो चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग में, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिजिकल चेंज, हाँ सर पढ़ा है, हमने सुना है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। हाँ सर पढ़ा है, याद आ गया सर जी। फिजिकल चेंज जो शेप साइज चेंज करते हैं या जिनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, इनको फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज जो इरिवर्सिबल होते हैं, जो वापस बैक, हाँ यही वाला भैया, सही है, यही है, ठीक है, परेशान मत होना। तो यहीं से हमारी केमिस्ट्री शुरू होती है, यहीं से हमारे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो आपको पता है जो चेंजेस हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, अगर हम इनको पढ़ेंगे बहुत बेसिक से, फिर यहीं से हम आगे स्टडी करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसे पहला जो चेंज है हमारा वो क्या है, फिजिकल चेंज। तो देखो मैटर में हमारे जो चेंज होते हैं 2 टाइप के होते हैं, हमने बता दिया। पहला आपका फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या कहता है, ड्यूरिंग दिस वन सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट into another without undergoing a change in chemical composition। वाह क्या बात कही है, बात समझे, थोड़ा आप एडवांस हो गई है ना, लैंग्वेज देखा है, डेफिनेशन भी एडवांस हो गई। ड्यूरिंग दिस वन सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट इनटू अनदर, मतलब किसी की एक फिजिकल स्टेट है वो दूसरे में चेंज कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उसके कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे साफ इसमें दिया गया है, पानी है, H2O लिक्विड, ठीक है, इसको हीट किया तो किस में जाएगा, H2O वेपर। अब चाहे वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो चाहे वो वेपर स्टेट में हो, उसका केमिकल कॉम्बिनेशन कंपोजिशन नहीं चेंज हो रहा है। वाटर का भी फॉर्मूला आपका क्या होता है, H2O होता है, और जो आपका वेपर होता है, वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होता है उसका भी फार्मूला क्या होता है, H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और वाटर वेपर में भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ये हो गया किसका फार्मूला, पानी का, H2O का। और ये किसका फार्मूला हो गया, पानी की वेपर का, H2O वेपर का। दोनों का सेम फार्मूला है, बस चेंज क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है और ये किस में है, ये गैसियस स्टेट में है। तो स्टेट चेंज हुआ है, लेकिन उसने क्या किया है, अपना बिना कोई भी कंपोजिशन उसका चेंज नहीं हुआ है। फिजिकल चेंजेस ब्रिंग चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी डू नॉट गेट ए न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल नेचर। बात समझो ये भी, जैसे मान लो देखो यहाँ पे ये जो लिक्विड वाटर है,
इसकी जो प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टी इसकी रहेंगी। तो वही रहेगा, कोई नया सब्सटेंस में नहीं मिलता है जिसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। और वाटर वेपर का भी प्रॉपर्टी सेम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज, जैसे मैंने क्या किया, एक कागज लिया, ठीक है, कागज लिया उसको 20 से फाड़ दिया, तो अभी क्या हो रहा है, ये कागज का टुकड़ा क्या हुआ, 2 कागज के टुकड़े में बदल गया। अब कागज का प्रॉपर्टी तो नहीं बदला, अभी भी ये कागज है, अभी भी ये कागज है, ठीक है। बस क्या किया, इसका हमने शेप या फिजिकल जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज कर दी, तो ये हो गया फिजिकल चेंज, ठीक है। अभी क्या किया तुमने, मिट्टी ली खूब सारी है, उसके छोटे छोटे कुछ क्राफ्ट बना दिया, तो अभी ये कैसा चेंज है, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। कैसे, ये मिट्टी थी, ठीक है, इसका शेप एंड साइज, अब देखो ये मिट्टी का जो प्रॉपर्टी है, ये जो छोटे छोटे जो आपने बनाए हैं, छोटे छोटी जो भी चीज़ें बनाई हैं खिलौने टाइप का, इनका भी वही प्रॉपर्टी है, ये भी मिट्टी ये भी मिट्टी, इसकी स्मेल सेम है, ठीक है। इसका जो कंपोजिशन है, इस खिलौने का भी वही कंपोजिशन है। तो ये होते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मिट्टी का इसमें दूसरा है, ये दूसरी सीन है, ये दूसरा और ये दूसरा, ये सारे चीज़ नहीं है। तो वही कह रहा है कि इस जो चेंजेस आते हैं वो मैटर में चेंजेस नहीं आते हैं, खाली उसके शेप साइज और स्टेट में चेंज आता है। समझ में आ रहा है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये फिजिकल चेंज क्या होते हैं। आपने काफ़ी प्रीवियस क्लासेज में भी खूब सारा पढ़ा होगा, तो ऐसा कुछ भी खास नहीं था इसमें, ठीक है। तो फिजिकल चेंज, और इसमें हमें ज़्यादा डील भी नहीं करना, वही दिया गया। फॉर एग्जांपल आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दे आर केमिकली द सेम। तो वही बात बताया कि इनका जो केमिकली प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, बस फिजिकल स्टेट चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम अलग अलग हो जाती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का झेले तो नहीं, अभी पहले ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल चेंज और दूसरे जो हमारे चेंजेस होते हैं क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस। अब देखो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ड्यूरिंग दिस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। बात क्या कह रहा है कि जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है या एक सब्सटेंस कोई रिएक्शन करता है और केमिकल कंपोजिशन में उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। वाह क्या बात कही है, देखो बात समझो, बहुत सिंपल शब्दों में बात ये कह रहा है, कभी भी एक सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके क्या करता है, अपने कंपोजिशन में चेंज करता है, ठीक है। तो एक जब कंपोजिशन में चेंज करेगा तो एक नया जो नया कंपोजिशन बनेगा वो नया सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बिल्कुल नहीं होती। जैसे हम लोग फिर वाटर को ही ले रहे हैं, देखो ये थोड़ा बहुत 9 का याद होगा, हाइड्रोजन को छोटा छोटा इन्होंने क्यों बनाया है, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है। ऑक्सीजन O2 है, O2 का साइज बड़ा होता है। और नया एक हमें बना वाटर मॉलिक्यूल, क्या होता है H2O, ठीक है। अभी देखो हाइड्रोजन ऐसा होगा, ठीक है, हाइड्रोजन, अभी देखो हाइड्रोजन HH मॉलिक्यूल, HH एटम जुड़े थे, ऑक्सीजन O एटम जुड़े थे, ऑब्वियस सी बात है। और क्या बना है आपका H2O, ठीक है, ये बना आपका। ये बना कैसे होगा, देखो नए ये है आपके बॉन्ड, जब जुड़े होते हैं इनको बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड। अब ये आपके पुराने बॉन्ड हैं, ठीक है, ये आपके पुराने बॉन्ड हैं। अब ये जब पुराने बॉन्ड टूटे होंगे, HH टूटा होगा, OO टूटा होगा, तब ये नए बॉन्ड बने होंगे ना, मतलब ये टूटा होगा, ये टूटा होगा। तो कभी भी आपको ये पता है कि भैया जब नए बॉन्ड बनाने हैं तो पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, टूटते हैं तभी नए बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि जगह खाली हो जाती, भाई समझा करो, ठीक है। तो क्या किया, ये हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन ने आपस में बॉन्ड तोड़ा और फिर जुड़ के नया बनाया एक HHOH, ठीक है। तो ये जो हो गया, अब ये देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, पानी। बात समझे, अब हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज दूसरा है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज दूसरा है और पानी का प्रॉपर्टीज दूसरा है। एक मस्त बात बताएं आपको, देखो हाइड्रोजन
जलता है, वर्क एज ए फ्यूल। इसके सामने जब कैंडल ले जाओगे, बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, क्वेश्चन बनता है इससे। हाइड्रोजन गैस के सामने जब कैंडल ले जाओगे तो भभक के साथ जलेगी और पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी। बात समझे? मतलब जब कैंडल ले जाओगे तो एकदम तेज उठेगी लौ और पॉप साउंड का आवाज आएगा और बुझ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एकदम वो इग्नाइट करता है, ठीक, एकदम जलता है वो। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कैंडल ले गए, है ना, अगर हाइड्रोजन गैस हुआ तो क्या होगा? बुझ जाएगी, तेज हो जाएगी, या पॉप तेज होके एकदम पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और आपको भी पता है हाइड्रोजन एक्ट एज ए फ्यूल, मतलब हाइड्रोजन जलता है। बात समझना, हाइड्रोजन जलता है। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जलने में सहायक करता है, हेल्प इन फ्यूल, हेल्प इन बर्निंग। और पानी, वाटर, क्या करता है? आग बुझाता है। समझे कि नहीं? तो देख रहे हो कितना मस्त केमिस्ट्री है यहाँ पे, यही सी को बोलते हैं केमिस्ट्री। हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन का बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी, और दोनों मिलके जो नया सब्सटेंस बना रहे हैं बिल्कुल उसका अपोजिट प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन आग बढ़ाता है, और पानी आग बुझाता है। बात समझ रहे हो? हाइड्रोजन क्या करता है? एक्ट एज ए फ्यूल, बर्न्स एज ए फ्यूल, एंड ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग। ठीक है, बात समझे? तो यही है केमिस्ट्री, इसी को ही बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री। तो अब देखो कैंडल वाला जरा बात बता देते हैं। ये क्वेश्चन दूसरा बनता है, ऑक्सीजन के सामने अगर कैंडल ले जाएंगे तो उसकी जो लौ है वो तेज हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से हम ऑक्सीजन को पहचानते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन को पहचानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है। अब देखो ये भी, तो ये क्या है? ये केमिकल चेंज है। कैसे चेंज है? केमिकल चेंज है। क्या किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया। इसमें केमिकल चेंजेस भी आते हैं, फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, और पानी यहाँ पे क्या है? लिक्विड है। स्टेट भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो फिजिकल चेंज भी आता है और केमिकल चेंज भी आता है। केमिकल चेंज मतलब पूरा नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है जिससे वो बना था। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलेंगे, जिनसे बनता है कोई नया प्रोडक्ट, उनको बोलते हैं हम लोग क्या? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो बनता है उसको प्रोडक्ट बनते हैं। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, एक भी हो सकता है। और ऐसा नहीं प्रोडक्ट तो एक होगा, प्रोडक्ट भी आपके एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी खाली केमिकल चेंज समझो। समझ में आ रहा? झेल तो नहीं रहे हो कोई लोग? देखो झेलना नहीं भाई, अभी स्टार्टिंग में एकदम माहौल बनाओ। ठीक है, एक एक चीज़ नोट करते चलो जो भी आपको समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है खास, एकदम चिल होके पढ़ाई करो। बहुत 5 ही चैप्टर है, पूरे साल 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं, सोच लो, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, देखो दूसरा, कार्बन, अगेन कार्बन, कोयला, कोक जलता है, ऑक्सीजन O2 वही जलने में सहायता करता है, हेल्प्स इन बर्निंग। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? CO2 मॉलिक्यूल। क्या बना रहे हैं? CO2 मॉलिक्यूल। और CO2 गैस सब लोग जानते हो। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना रहे हैं क्या? CO2 गैस। अगेन ये भी एक क्या है? केमिकल चेंज है। कार्बन ऑक्सीजन दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों का अलग अलग है। और जब मिलके ये CO2 बना रहे हैं तो इसका भी एकदम अलग प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक आपको सबको क्लियर हो रहा होगा ना? समझ रहे हो? देखते रहना। तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहे हैं। कार्बन का अलग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का अलग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है, और CO2 का अलग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कोई भी लेना देना नहीं है इनके रिएक्टेंट का साथ, इनके प्रोडक्ट का। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। बात समझे? केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में। अच्छा, एक बात और समझ रहे होगे, ये जो केमिकल चेंज आते हैं ये जिस प्रोसेस की वजह से आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन के ही वजह से केमिकल चेंज क्यों आते हैं? केमिकल चेंज आते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से। देखो ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो H2O बना, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? केमिकल रिएक्शन ही ना बोलते हैं? थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। अभी और डिटेल में बात करेंगे। केमिकल चेंज सब समझ में कि नहीं? पक्का? आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, तो केमिकल, अब इसमें लिखा भी है केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट द केमिकल चेंज अंडरगोन बाय डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो केमिकल रिएक्शन ही रिप्रेजेंट करती हैं केमिकल चेंज को। तो हम ये भी बोल सकते हैं बाय विच प्रोसेस केमिकल चेंज अकर आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबकी भावनाएं सेम है। तो भावनाओं को समझो। भावना यहाँ पे क्या है कि जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं वो प्रोसेस जिसकी वजह से होता है उनको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुई किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो पानी बना। केमिकल रिएक्शन हुई किसमें? कार्बन और ऑक्सीजन में, क्या बना? CO2 बना। तो इस तरह हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन जो केमिकल चेंज जिस प्रोसेस की वजह से होते हैं उन्हें केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उनमें क्या क्या होता है? तो ये साफ साफ बोल रहा है ऑब्जर्वेशंस दैट डिटरमाइन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? कि एक केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो देखो, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन चेंज इन स्टेट। अगेन चेंज इन स्टेट मतलब वही सॉलिड लिक्विड गैस। तो केमिकल पहला तो चेंज इन स्टेट हो सकता है, उसमें मे भी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं? जैसे यही वाला है, पानी वाला एग्जांपल देख लो आपका। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? देखो ये क्या है, रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, ये एरो क्या है, ये एल क्या है, ये जी क्या है, ये सब हम आगे बात करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। हर एक पॉइंट पहले काली आप ये समझो कि ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होती हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है? ये क्या रिप्रेजेंट है, आप आराम से नोट कर लो। अभी आगे हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये सब ब्रैकेट में कैसे लिखा, ये एरो का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, डोंट वरी, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है? अभी खाली इतनी समझो। इसका गैस स्टेट गैसियस स्टेट है, ऑक्सीजन का गैसियस स्टेट है और पानी का लिक्विड स्टेट है। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर गैसेज एंड व्हेन दे आर कंबाइंड फिक्स प्रोपोर्शन दे वे बाय वेट फॉर्म वाटर विच इज ए लिक्विड। अब देख कंबाइंड फिक्स प्रोपोर्शन, जरा ध्यान रखना, 9th में एक पढ़े थे आप, कंजर्वेशन ए मास, ठीक है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। तो वही ये फिक्स प्रोपोर्शन है। तो हमेशा ये फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करेगा। और ये बात आगे बात करेंगे, इसमें इतना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? आगे बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो हम यही बात बता रहे हैं, स्टेट का चेंज हो सकता है। चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? डोंट वरी, अभी आइडिया दे रहे हैं, बाद में बताएंगे, ठीक है? बस ये बता रहे, कलर में भी चेंज हो सकता है। जैसे मान लो कोई रेड कलर का हमने चीज़ लिया, या रिएक्टेंट हमारा रेड कलर का है, प्रोडक्ट हमारा ब्लू कलर का आया या कलरलेस आया। देखो इसमें देखो हमारे पास एक पोटेशियम आयोडाइड है। सर ये पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला Ki ही क्यों है, Ki2 क्यों है, ठीक है? बेटा याद करो 9th क्लास, क्रिस क्रॉस रूल। के क्या है आपका? पोटेशियम। पोटेशियम का कितना चार्ज होता है? K+। आई क्या है आपका? क्या है? आयोडीन। आयो पे कितना मास होता है? चार्ज होता है माइनस, ठीक है? तो K का वैलेंसी 1 है, आई का आयोडीन का आई का वैलेंसी कितना है? 1। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं कि नहीं? तो क्या आएगा? तो ये -1 है, मतलब समझे? फिर से समझो, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगा बीच पे फिर तुम लोग। देखो यार 9th का है फिर, लेकिन बता दे रहे हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है? देखो क्या होता था, आपको याद होगा, क्रिस क्रॉस रूल याद है ना? जैसे K, ठीक है, इसका बैलेंसी +1, ठीक है, आई इसका वैलेंसी -1। कोई यहाँ वैलेंसी लिखता था, नीचे 1 रखता था, नीचे 1 लिखता था, कोई बात नहीं, वैसे करा देंगे, परेशान ना हो, जिसने जैसे पढ़ा है वैसे बताया जाएगा, ओके? बस चिल रह के पढ़ना है। K, ठीक है? अब K का 1 में साइन नहीं लिखते हैं इसमें, आपको याद होगा कि इसमें साइन नहीं लिखा जाता है, ठीक है? तो K1
आई का मल्टीप्लाई 1 में, आई 1, 1 से 1 1 लिखा नहीं जाता है तो के आई, ये पोटेशियम। और जब हम लोग इसको बोलते हैं कैटायन, इसको बोलते हैं एनायन, याद होगा ना, जिस पे निगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन बोलते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटायन बोलते हैं। और जब एनायन को लिखते हैं लास्ट में आइड लगा देते हैं, जैसे Cl को लिखते हैं तो क्लोराइड लगा देते हैं, Br को लिखते हैं ब्रोमाइड लगा देते हैं, समझे, याद आ रहा है ना। सल्फर को लिखते हैं सल्फाइड लगा देते हैं, ऑक्सीजन को लिखते हैं ऑक्साइड लगा देते हैं, ऐसे ना होता कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो, ठीक है। समझ अब इसमें दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें लगता है समझ रहे होगे, ठीक है। तो ये के आई आ गया, ओके, ठीक है। तो इसीलिए पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है, के आई होता है। जो दूसरा वाला भी तरीका है वो भी बता रहे हैं जो आप लोग लिखते हो, लेड नाइट्रेट, अरे सर इसका PbNO3 क्यों है, PbNO3 होल ट्वाइस क्यों है, अच्छा Pb याद करो, Pb क्या होता था, Pb का बैलेंसी क्या होता था, Pb का बैलेंसी होता था 2, समझे कि नहीं, नाइट्रेट NO3, इसका देखो ये हमने इस तरह से बना दे रहे हैं कि यहाँ लिखते थे सिंबल, यहाँ लिखते थे वैलेंसी, जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया गया था, तो हम वैसे बता दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। NO3 का वैलेंसी कितना होता है 1। अब ये आपको देखो, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर के बाद या इस लेक्चर से पहले 9th क्लास की जो क्रिस क्रॉस रूल है उसको रिवाइज कर लेना। हम बताए दे रहे हैं कैसे लिखा जाता है, रिवाइज करना क्या, देख लेना कि सिंबल क्या होता है, वैलेंसी किसका कितना होता है, ये सब देख लेना, ठीक है। और जिनको याद है वो तो मुबारक हो, उनको तो टेंशन ही नहीं है, उनकी तो ज़िंदगी मस्त है, ठीक है। तो Pb मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, NO3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो Pb1, अब देखो है ना, NO3, अब देखो NO3 1 लिखेंगे तो 31 हो जाएगा, तो क्या करते हैं हम NO3 को पूरा ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, और 2 लिख देते हैं। इससे पता चलता है NO3 के 2 हैं और Pb का 1 है, 1 लिखते नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, तो ये आ गया लेड नाइट्रेट। तो इसी तरह लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। ये नाइट्रेट होता है NO3, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड और PbNO3 कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, ऐसा क्या हो जाता है, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। हम बस खाली आपको हम बताना चाह रहे हैं चेंज इन कलर। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, सर KNO3 होल ट्वाइस क्यों नहीं है, KNO3 क्यों है, यही तो मैं समझ नहीं आता केमिस्ट्री में सर। कभी NO3 होल ट्वाइस लेते हो, कभी NO3 लेते हो, कभी KI लेते हो, कभी I लेते हो, कभी I2 लेते हो। बेटा पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। 9th क्लास का क्रिस क्रॉस रूल फिर पेल दो, यहीं पे लगाओ, यहाँ पे क्रिस क्रॉस रूल देखो, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का सिंबल K, नाइट्रेट का सिंबल NO3, पोटेशियम की वैलेंसी 1, NO3 की वैलेंसी, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस रूल, तो क्या आ जाएगा K1 NO3 1 लिखते नहीं तो क्या हो जाएगा KNO3, हो गया ना पोटेशियम नाइट्रेट। देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड सर यहाँ पोटेशियम आयोडाइड KI था, लेड आयोडाइड PbI2 है, I2 क्यों हो गया, अगेन बेटा क्रिस क्रॉस रूल देखो एकदम, Pb वैलेंसी कितनी 2, अब ये याद होनी चाहिए सर हमें, आपको कैसे पता 2 है, बेटा याद किए थे, हम भी पढ़े थे बचपन में, ठीक है। आयोडीन की वैलेंसी अभी बताए थे 1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Pb1 I2, 1 लिखते नहीं, 1 तो होता ही, अंडरस्टूड तो हो गया, PbI2, ये हो गया लेड आयोडाइड। तो ऐसे ही हम लोग फार्मूले याद रखते हैं, 10th लेवल में हमारे क्रिस क्रॉस रूल से सारे फार्मूले हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ 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 क्रिस क्रॉस रूल जरूर क्लियर कर लेना, ठीक है। इनको क्लियर देखो हम रिवाइज करवा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको लेकिन ये तो याद करना ही पड़ेगा ना, किसका वैलेंसी कितना है, किसका सिंबल कितना है, कौन कैटायन है, कौन एनायन है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। सब लोग आराम से पढ़ो, कोई बहुत टेंशन वाला बात नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। हम हाँ यहाँ हमारा क्या बताना, चेंज इन कलर, देखो ये पोटेशियम आयोडाइड है आपका, ये लेड नाइट्रेट है, ठीक है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है,
और ये लेड आयोडाइड है। अभी देखो क्या करते हैं, जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है तो दो नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। दो नए सब्सटेंस में एक तो आपका ये पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और ये अब येलो प्रेसिपिटेट, देखो ये दोनों तो ये कलरलेस सोल्यूशन या किसको ये कलर, और यहाँ पे एकदम जो नीचे सॉलिड बैठता है एक येलो कलर का सॉलिड बैठ जाता है, नहीं समझे। जैसे तुमने KI का एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, और लेड नाइट्राइड के सोल्यूशन लिया, जैसे ही मिलाया तो उसमें दो नए सब्सटेंस बनेंगे। क्या बनेगा, KNO3 बनेगा, ये वाला बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, और लेड आयोडाइड बनेगा, और इसका जो कलर होगा येलो कलर का होगा। तो चेंज कलर हुआ, कलर चेंज हुआ, इसका ये कलरलेस से क्या आया, येलो कलर का बना। अब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, अभी प्रेसिपिटेट का हम आगे भी बात करेंगे जब रिएक्शंस का बात करेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शंस का बात करेंगे, लेकिन अभी समझ लो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जैसे ही कोई दो एक या एक से ज़्यादा चीज़ें रिएक्शन करती हैं और कुछ रिएक्शन में प्रोडक्ट में सॉलिड जो सॉलिड बनता है, इनसॉल्युबल सॉलिड नीचे बैठ जाता है, उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट का सिंबल ये डाउन एरो होता है, ठीक है, जैसे ये एरो लगा है इसको ही बोलते हैं, ये प्रेसिपिटेट का साइन होता है। ये सारी चीज़ें हम बाद में फिर डिटेल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी खाली ये समझो चेंज इन कलर या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है। ऐसे ही सिमिलरली मिक्सिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड solution and silver nitrate solution result the formation of sodium nitrate solution in which white silver chloride is precipitated। Again NaCl का हमने सोल्यूशन लिया, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया, ठीक है, NaCl का सोल्यूशन लिया, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया और मिक्स किया तो हमारा क्या बना, दो नई चीज़ें बनी। क्या बनी, NaNO3 और AgCl। अब यहाँ पे एक नया प्रेसिपिटेट बना, इसका कैसा कलर है, वाइट कलर है, ठीक है। तो AgCl प्रेसिपिटेट बना, सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर कैसा होता है, वाइट कलर का। अब आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, लेड आयोडाइड इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा था, वाइट कलर का होता है। ये बार बार आएंगी चीज़ें, मैं फिर आगे बताऊंगा, और ये रिएक्शन आपकी फिर आगे आएंगी। कब आएंगी, जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन का बात कर रहे होंगे, बात समझना। इसीलिए हम ये रिएक्शन अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं ताकि आप बार बार रिएक्शन पढ़ो, आपके दिमाग में बैठ जाए, एकदम याद ही ना करना पड़े। अब यही रिएक्शन फिर दोबारा पढ़ेंगे, अच्छा हाँ ये पढ़ी तो थी, सर ने बताया तो था, फिर आगे पढ़ोगे, कम से कम 2 से 3 बार एक रिएक्शन पढ़ जाओगे आप, हम पढ़ाएंगे 4 से 5 बार आप पढ़ लोगे, 6 से 7 बार आप याद कर लोगे, तो देखा सब याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, चिल एकदम। तो क्या हो गया, NaCl जो AgNO3 कंबाइन करता है तो एक सोडियम नाइट्रेट बनता है, सोडियम नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड बनता है, जिसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है, और ये सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब और आगे डिटेल में बताएंगे, अभी फिर समझ लो। जैसे आपने क्या किया, 2 सोल्यूशन लिए, ठीक, 2 सोल्यूशन एकदम सोल्यूशन 2 लिए आपने, ठीक है, और दोनों सोल्यूशन को मिला दिया एक ही में। दोनों सोल्यूशन है, अभी कुछ भी उसमें प्रेसिपिटेट नहीं, कुछ भी सॉल्युबल नहीं है। सोल्यूशन का मतलब समझते हो, कि कुछ भी दिखाई ना पड़े, होमोजीनियस हो, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट एकदम प्रॉपरली मिल जाए, ट्रू सोल्यूशन जिनको बोलते हैं, 9th में ये भी पढ़ोगे, ठीक है। जैसे ही उनको एक में मिलाया तो हमने क्या देखा, 2 चीज़ें दिखी हमें, एक सॉलिड नीचे बन गया, बैठ गया, और एक लिक्विड अमाउंट, एक सोल्यूशन अमाउंट में जो सॉलिड नीचे बैठ गया है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। समझे, अभी बता दे रहे हैं, इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, आगे बात करेंगे, दिमाग मत लगाना, यहीं छोड़ दो इसको, सुने हो निकाल दो कान से, बाकी चीज़ें घुसेड़ो कान में, ठीक है, कान खोल लो एकदम कस के, ठीक है। तो घुसेड़ना क्या क्या कान में हमको, ये घुसेड़ना है कि किस तरह कलर चेंज होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जब आपका AgNO3 सोल्यूशन के साथ मिला तो उसने 2 चीज़ें नहीं बनाई, सोडियम नाइट्रेट और AgCl। AgCl आपका वाइट कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है, समझ में आया कि नहीं। प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड ही होता है, कोई सॉलिड बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो इसमें एक पॉइंट लिखा है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम डेवलप्स ए ब्लैक कोटिंग ओवर देम। अभी देखो ये मतलब हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, क्या किया आपके देखा होगा, चांदी का जो ज्वेलरी होता है, ठीक है, कभी देखना उस पर आपके पास घर में हो चांदी का, तो उस पर एक ब्लैक कलर का कोटिंग होता है, होता नहीं है, नया आता है तो एकदम शाइन करता है, लेकिन कुछ दिन बाद रख दो तो ये भी ब्लैक कलर का कोटिंग होता है। तो ये भी एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो सिल्वर के ऊपर जम जाता है, और ये भी आपका एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया किसका, चेंज इन कलर का। ब्लैक कलर का कोटिंग क्या होता है,
उसका नाम क्या हो वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर अभी आप कंफ्यूज आ जाओगे। ओके ब्रो, बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस निकल सकती है, निकलती है। देखो जैसे आपने क्या किया, जिंक आपने लिया, जिंक जानते हो, जिंक का मेटल आपने लिया, H2SO4 जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया तो आपका नया कंपाउंड बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो यही है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये देखो हाइड्रोजन गैस निकला, तो कुछ रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, ठीक है। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला अगेन, जिंक का बैलेंस C 2, सल्फेट का बैलेंस SO4 2 माइनस लिखते हैं ना 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया Zn2, सल्फेट SO4 2, 2 से 2 कटा तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं ना, तो ये क्या आ गया ZnSO4। इस तरह इसका जिंक सल्फेट का फॉर्मूला आया। बात समझे कि नहीं? तो झेलना मत कोई लोग, समझते रहना, एकदम बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन चीज़ नहीं है कुछ भी। तो हाँ सर, H2SO4 का फार्मूला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का, ये याद कर लो, ठीक है। अगेन सल्फ्यूरिक एसिड, H+ याद है ना, H+, सल्फेट, ये बेसिकली सल्फेट SO4 2 माइनस, या फिर यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो, ऐसे H को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सल्फेट को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या आ जाएगा H2SO4 1, दैट विल बी इक्वल टू H2SO4, ठीक है। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना रहा, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। हमें क्या ध्यान देना है इस वाले पॉइंट पे, जिसको हमें प्रायोरिटी देनी है वो देनी है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें गैस निकलती है, ठीक है। ओके, अब देखो ये रिएक्शन फिर पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, इसको फिर समझेंगे ये कैसी रिएक्शन है, क्या हो रहा है इसमें, क्यों हो रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओनली ये समझो कि अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं एक केमिकल रिएक्शन की, हम उनका बात कर रहे हैं। चेंज इन टेम्परेचर, अभी देखो रिएक्शंस होती हैं तो टेम्परेचर का भी चेंज हो सकता है। अच्छा, टेम्परेचर चेंज मतलब देखा, जहाँ रिएक्शन हो रही है उसका टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसको हीट का ज़रूरत है या हीट निकालेगा वो, ठीक है। अब इसको भी अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को भी कुछ और कहते हैं, वो फिर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बोलते हैं, याद कर लो, बार बार आएगा आपको इस चैप्टर में, ठीक है। अभी याद कर लो तो 2-3 बार में याद हो जाएगा। क्विक लाइम, इसका वैसे ये क्या नाम है सर, क्विक लाइम मतलब ये बेटा इसका कॉमन नेम है, ठीक है, रिंकू पिंटू टिंकू टाइप, समझ गए। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका वैसे नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेसिकली CaO कैल्शियम ऑक्साइड होगा। देखो ना तुम लोग तो समझते हो, समझदार हो, देखो कैल्शियम वैलेंसी 2+, ऑक्साइड 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया Ca2O2, 2 से 2 निपटा, क्या आ गया CaO हो गया ना कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है क्विक लाइम, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नाम होता है क्या होता है, क्विक लाइम। क्विक लाइम को जब आप पानी में मिलाते हैं, ठीक है, क्विक लाइम को किस में मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं क्विक लाइम, तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो कॉमन नेम है क्या है, स्लैक्ड लाइम। ये आपको याद करना पड़ेगा, अभी नहीं याद करो टेंशन ना लो, अभी बार बार आएगा तो याद हो जाएगा। स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइटिंग देखो सुधार रहा हूं मैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया सर, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो ना, अरे आसान है। कैल्शियम तुम लोग खुद लिखो तब तक। कैल्शियम मतलब कैल्शियम क्या है Ca2+, क्या है Ca2+, एंड और हाइड्रोक्साइड याद है, हाइड्रोक्साइड मतलब OH-। फिर देखो कैल्शियम, देखो ये दूसरे तरह से लिख रहे हैं हम, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Ca1, अब 1 नहीं लिखेंगे, बार बार बहुआ हो क्या, आप तो बड़े हो गए हो ना, 10th में आ गए हो, CaOH का होल ट्वाइस,
ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है स्लैग्ड लाइम, इसका कैल्शियम ऑक्साइड का होता है क्विक लाइम। अब देखो आपको एक बहुत मस्त चीज बताएं, घर में जो बोरी आती है चूने की, है ना, उस चूने की बोरी में बताओ क्या आता है, उस चूने की बोरी में ही आपका ये आता है क्या, क्विक लाइम। समझे, जिसको चूने का बोरी आता है एकदम भर के, क्विक लाइम होता है, उसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब जब पुताई के लिए, पेंटिंग के लिए जब उसमें हम पानी मिलाते हैं, ठीक है, तब क्या बन जाता है, कैल्शियम। देखा हमारे सामने केमिकल रिएक्शन होता है घर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अच्छा सर, चेंज इन टेम्परेचर समझाओगे? तो देखो क्विक लाइम जब पानी में मिलाते हैं तो स्लेक्ट लाइम बन जाता है, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। हुआ कि नहीं सर? अब जरा ध्यान देना, जिसने ध्यान दिया होगा तो अच्छे, जिसने ध्यान नहीं दिया होगा, एक चूना लाना, उसमें पानी मिलाना और फिर उसको थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट बाद छू के देखना, वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या करता है, ये हीट रिलीज करता है। क्या करता है, हीट रिलीज करता है, हीट निकलता है इससे, इसीलिए वो बर्तन जो है देखना गर्म हो जाता है। ऑब्जर्व किया होगा, नहीं ऑब्जर्व किया होगा, करना ऑब्जर्व। ठीक है, तो अब देखो जिसमें हीट निकलता है जिस रिएक्शन में, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाम सुने होंगे 9th में, अगर थोड़ा बहुत कहीं आया होगा। और जहाँ हीट ली जाती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बाद में डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, अभी खाली इतना समझो। तो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। क्या पढ़ा है, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, और केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या, हमें कैसे, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व हम लोग करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर पे इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखी जाती हैं, क्या क्या होता है। ओके, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है समझने में, सोचने में, और तेज पढ़ा रहे हैं या धीमे पढ़ा रहे हैं, जैसा भी है, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, ताकि हम अगली बार अपना उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है बच्चा लोग, अब आराम से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बिना रिलैक्स हुए अब थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आराम मत करो, क्योंकि आपकी हम इधर पढ़ा रहे हैं तो आप लोग भी घर पे पढ़ते रहो कंटिन्यूसली। ओके, डेली एक लेक्चर या जैसा भी है आप अपने हिसाब से पढ़ाई का शेड्यूल बना लो। ओके, थैंक यू क्लास।